यहाँ पे कुछ मेरे को क्वेश्चन भेजा है रितेश ने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट, गिव रीजन। तो ये जो हमारे पास कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही की होनी चाहिए। जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे रितेश, कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगी, मान लो टेढ़ी हो गई जरा सी भी, तो अगर जरा सी भी ये अभी परपेंडिकुलर है, मान लो एक लाइन जरा सी टेढ़ी हो गई, तो टेढ़ी हो गई तो आगे जाके दो लाइनें मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, जरा बताना एक बार। अच्छा ठीक है हाँ। और जब दो मिल जाएंगे तो एक ही पॉइंट पे दो हो जाएगा, और जब एक ही पॉइंट पे दो हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हाँ दो डायरेक्शन तो सर। हो ही नहीं सकती। सो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो इट विल शो द टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट एंड विच इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमेशा सरफेस पे हमेशा नॉर्मली लाइन होनी चाहिए। इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट सर होगा। पता नहीं आंसर के लिए क्या लिखा हुआ था, वो मैं सही बात पढ़ी तो पता नहीं क्या बोल रहा था वो। क्या बोल रहा था, क्या सर मतलब? सर वो कह रहा था, एक मिनट, as an electric field inside a conductor is always zero, the electric lines of force exert lateral pressure on each other which leads to repulsion between like charges. Thus in order to stabilize spacing, the electric field lines are normal to the surface. छोड़ो, ये सब बकवास लिखी हुई है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है। वो चीज अलग समझाना चाह रहे हैं, मेन बात इतना ध्यान रखो, नॉर्मल इसलिए होती है, वरना नॉर्मल नहीं होगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो हो जाएंगे, और एक ही डायरेक्शन शो हो जाएंगी तो फिर वो सही नहीं माना जाता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड जस्ट, तुमने पूछा है ये, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। मतलब एक दो चार्जेस है, सारे बच्चे ध्यान से सुने। एक चार्ज ये है Q1 और एक ये चार्ज है Q2, और इनको हमने किसी D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये मेरे पास D डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट अ पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट है P ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, एक P पॉइंट पे रखा हुआ है। तो कह रहा है राइट द टू कंक्लूजन बिटवीन देम। अच्छा तो सर इस Q1 और Q2 का सेम चार्ज होगा और Q1 छोटा होगा, क्यों? क्योंकि जब इक्वल मतलब दोनों सेम साइन के चार्जेस होते हैं तभी वो बीच में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नहीं तो अगर ऑपोजिट होता है तो फिर वो बाहर आता है छोटे वो तो चार्ज के केस में। क्वेश्चन में बाहर था, एक सेकेंड। क्वेश्चन में बाहर है वो प्लेस एट अ डिस्टेंस D वो P अपार्ट। पॉइंट बाहर है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। ये P पॉइंट जो है ये बाहर है, ठीक है, मैंने तो फिर ध्यान से। ऑपोजिट चार्जेस होंगे सर। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई है, तो ये जीरो हो गई है, तो बताओ कब ये जीरो हो सकता है? देखो अगर ये सर वो अपोजिट चार्जेस होता है, लेकिन मेरे को उसका मैं बस एक बार वेरीफाई करना चाहता हूँ उसका रीजन की मतलब हाँ हाँ, जैसा एक अभी सेकंड रुक जाओ। डिक्शनरी बोला वही होगा। देखो अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो फिर तो दोनों ही रिपल्शन कर देंगे, और दोनों ही रिपल्शन कर देंगे तो दोनों का इफेक्ट इधर की साइड ही आ जाएगा। तो फिर तो इस पे नेट इफेक्ट रह गया ना, कुछ जीरो थोड़ी हुआ फिर। भाई इसकी वजह से भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन यही तो होगी, हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं ना। तो पॉजिटिव यस पॉजिटिव सर। यस रिपल्शन, सर। और रिपल्शन तो इस पे तो नेट इफेक्ट आ गया। लेकिन मान लो अगर ये नेगेटिव हो गया और वो पॉजिटिव है, तो एक की वजह से तो रिपल्शन और इस वाले की वजह से अट्रैक्शन इधर की साइड, तो फिर ये कैंसल आउट होने के चांसेस है या नहीं है, तभी तो जीरो हुआ होगा। तो यस इसका सर। मतलब वो आपस में क्या रहे होंगे, तो पक्की बात है जो फील्ड रही होगी वो अपोजिट रही होगी, और पक्की बात है इक्वल भी तो रही होगी, अपोजिट तो है ही है साथ में, इक्वल इक्वल रही होगी तभी तो वो जीरो बना होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान है, तो बोथ दी चार्जेस जो है वो अपोजिट साइन के हैं, और वो फील्ड इक्वल रही होगी इस P पॉइंट पे, तभी वो मेरे पास जीरो बना है, वरना तो नहीं रह पाता। ठीक है, सर तो उसमें बस। लिखा हुआ Q1 चार्ज ग्रेटर है। हाँ, Q1 चार्ज ग्रेटर क्यों है? क्योंकि देखो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है। जरा मुझे एक बात बताओ, इसका चार्ज भी अगर Q2 जैसा ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो फिर तो यस इस सर पॉइंट पे इसका इफेक्ट कम पड़ जाएगा। मतलब ये देखो ये इसके पास में है, तो ये इसके पास में, तो ऑफ कोर्स अगर इसका इफेक्ट कम हो गया, भाई एक इस तरीके से समझ के चलो, जैसे मान लो ये श्रेया है, ठीक है,
श्रेया ज्यादातर क्लोज मान लो दीक्षा और कृति में से कृति के ज्यादा पास है, सपोज कर लो कृति को थोड़ा सा ज्यादा अरे बेस्ट फ्रेंड मानती है, तो ठीक है, तो कृति को अगर ये ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मानती है तो इसका मतलब वैसे मतलब दिल से मानती है मान लो, और दीक्षा को ये बेसिकली अपने मतलब मार्क्स के लिए यूज करती है, अच्छे अच्छे नंबर लाने के लिए मान लो, मुझे पता ठीक ही है, था। तो मान लो अब अगर कृति से दूर भी हो जाएगी तो दूर होने के बावजूद भी ये कनेक्टेड रहेगी ना इसके, लेकिन दीक्षा से तो बस वैसी वाली फ्रेंडशिप है पढ़ाई वाली, तो ये इसके, लेकिन ये भी ये पास में रहती है, तो दोनों का इफेक्ट इक्वली तो हुआ, इसका दिल कनेक्टेड है तो वो दूर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसका मतलब ओवरऑल अफेक्ट अफेक्ट देखा जाए तो इनमें से ज्यादा कौन है, ये देखो ये दूर रहकर भी ये उतना ही अफेक्ट दिखा रही है जितना ये पास रह के दिखा रही है, तो इसमें से ज्यादा कौन हुआ फिर, सोचो थोड़ा, दीक्षा। प्रीति। ये हुई ना, ये वाली, क्या तुम कंफ्यूज कर रही हो कृति और बच्चों को, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये दूर रहकर भी ये इक्वली मैग्नीट्यूड दे रहा है इस पी पॉइंट पे, तो भाई ये ज्यादा हुआ होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो इसका ज्यादा है इतना दूर, और ये पास है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोगों को, हाँ सर। Q1 ज्यादा सर है क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस जाने के बावजूद भी उस पर उतना ही इफेक्ट लगा रहा है जितना Q2 लगा रहा है, वरना अगर Q2, एग्जाम्पल बदल दो, बच्चे पागल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड जस्ट, हाँ, एक क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस द, देखो कूलम फोर्स है तुम्हारे पास और कह रहा है 1/r के उसमें तुम्हें एक ग्राफ बनाना है, तो वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्ज, तो एक तो तुम्हें दे रखा है 1 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम, और एक कह रहे हैं 1 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम के बीच में ये तुम्हें दिखाना है, तो ये इंटरप्रेट टू द ग्राफ शोन। अच्छा देखो जरा बताना, अगर मैं कूलम फोर्स की बात करूंगा और ग्राफ हमें बनाना है 1f और 1/r के बीच में, तो जरा बताना इनमें से एक तो चलो मान लो ये मेरे पास a दे रखा है क्वेश्चन में, और एक मान लो मेरे को दे रखा है b, तो a और b, तो जरा बताना ग्राफ कैसे बनना चाहिए। सर बी वाला ज्यादा होगा और ए तो वाला वो कम होगा, स्ट्रेट बी का लाइन स्लोप बनेगा ना। ज्यादा होगा। हाँ, स्ट्रेट कैसे लाइन में बी का कैसे स्लोप तुमने ये ज्यादा है। इंटरप्रेट किया। सर वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना, तो फिर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वाले का 1 into 3। देखो हमारे पास हमें जो ग्राफ बनाना है वो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन में r² होता है, राइट एवरीबॉडी, तो हमें जो यस एक्चुअली सर। बनाना है यहाँ पे f इज इक्वल, जैसे तुम्हें पता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस का c, अब यहाँ पे c तो 0 हुआ, mx प्लस का c, अरे बोलो, अरे हाँ सर। देखो जैसे कि यस सर। Q1 Q2 और ये मेरे पास 1/r का स्क्वायर प्लस का मान लो 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 कुछ है ही नहीं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c तो 0 है, इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा फिर ग्राफ, ओरिजिन से, ओरिजिन। ओरिजिन। और ये स्लोप कौन बता रहा है, ये Q1 Q2, तो हाँ जरा सर। बताना Q1 Q2, अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन का बन गया, तो ये 2 1 जा 2 और ये क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड में देखना तुम 3, तो इसका मतलब एक अगर एक का स्लोप है 2, एक का स्लोप है मेरे पास 3, तो दोनों का ही वैसे तो ऐसे बनेगा, लेकिन स्लोप ज्यादा किसका है, बी। बी का। तो बी इसमें का से सर। तो इसमें से किसका स्लोप ज्यादा हुआ, फिर ये हुआ ना बी, क्योंकि इसका ही बी। तो स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ये बी है और ये मेरे पास ए है, ठीक है, जितनी लाइन ऐसी होती है उसका उतना ही ज्यादा स्लोप होता है, तो इसलिए ये 3 बन रहा है और ये मेरे पास ए बन रहा है सिर्फ, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे, यस सर। ठीक है, बाकी और भी कुछ क्वेश्चन पूछे इस प्यारे बच्चे ने, कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अबे ये तो वो है वेक्टर, मैं नहीं करा रहा हाँ हाँ ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये तो वो है सिंपल वेक्टर जो करवाया था ना, वेक्टर जैसे हाँ भाई सर। वेक्टर लॉ करवाया है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही, हाँ ये सब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग एक बार नोट्स चेक करो, मैंने सब कुछ करवा रखा है उसमें, हाँ ठीक है, लिखवाया तो था बस आर सर। वाला है, हाँ कर तो उसे हाँ, मेरे से बाद में पूछना, मैं करवा दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारे पास व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू अ नहीं नहीं इलेक्ट्रिक, सर, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए सर, वो इजी है, बहुत इजी है। तो ठीक है भाई, तो ये तो था हमारे पास इसके डाउट, ठीक है, अब तुम लोगों को पता ही है क्या कि हमने लास्ट क्लास में 50। ईएमएफ के, चुप हो जाओ, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम वो हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई भी लापरवाही की जाएगी, बल्कि अब तुम पे सर फिर वो जिम्मेदारी, कब होगा फिर फिजिक्स का।
कौन सा फिजिक्स का? वो क्या यहाँ पे जो टेस्ट होना है हाँ वो अभी अपडेट हो जाएगा, अभी आज रात को ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है चिंता मत करो। मैथ्स का भी हो जाएगा सर ना? आज चला मैथ्स गया, का अपडेट करा दीजिए नहीं, सर। मैथ्स का नहीं पता, मैथ्स का नहीं पता। क्या कौन सा पेपर है कल तुम्हारा? मतलब कौन सा चैप्टर है? रिलेशन, मैथ्स का अरे रिलेशन रिलेशन और function. फंक्शन, इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सर उसमें पहला रिलेशन और चेंज फंक्शन मत में कराओ। कुछ नहीं है। रिलेशन और Yes. फंक्शन में वही तो है, तीन चीजें प्रूव करते हैं और लास्ट में वो इक्विटोरियल हो जाता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस, ऐसे ही है ना हाँ। भाई? Yes. उसमें कुछ नहीं है, मैं पता है पूरा रट्टा मार के गया था, और उसमें से सच में रट्टा ही मानना होता है, सच बताऊं तो कुछ है ही नहीं उसमें। पता नहीं क्या क्या प्रूव करते थे, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ सर सिमेट्रिक। फिर भी करवा दीजिए नहीं, चुप हो जाओ। प्लीज। अब तो बिल्कुल बोलेगी तो नहीं। आज ही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, मैं बात करता हूँ, बाकी मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, अगर क्योंकि सर प्लीज एक बार बल्कि बात उन्होंने कर तो मेरे को भी बोला लीजिएगा। था कि इस बार का करवा लो, लेकिन फिर मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा अंदर ही अंदर, तो बायो का क्योंकि अभी उनकी वो हुआ नहीं है। हम इससे बाद में बात करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। व्हाई इज द यूज ऑफ एसी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर द डीसी वोल्टेज? जरा बताओ, एसी वोल्टेज को हम प्रेफर क्यों करते हैं डीसी वोल्टेज के मुकाबले? सर एसी वोल्टेज लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, डीसी वोल्टेज मतलब वो डिप्लीट हो जाता है लॉन्गर ओके, डिस्टेंसेस में वेरी जाते गुड, जाते। शाबाश। इसके अलावा और कुछ किसी को बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, मजा आ गया। और कुछ? कृति, तुम इसकी जगह पे होती तो और क्या लिखती? यही लिखती। वो छोड़ वेरी कर आ गुड। जाती। देख लो, अब दीक्षा सर, सिर्फ इधर श्रेया के खिलाफ नहीं AC बोल लिया, कृति के खिलाफ भी बोल लिया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, AC बोलो। हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं। एक सेकंड सर। हाँ 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 हाँ, सिद्धांत बोलो। सिद्धांत, तुमने ये सर, गोली क्यों बना जो रखी है अपने नाम के आगे? डिशों डिशों टाइप का दिख रहा है मुझे। चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। सर बाय द सोर्स ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डैम्स वगैरह में, वो डीसी तो ना जनरेट करते हैं। नहीं, नहीं मतलब ऐसा अगर तो कुछ एसी नहीं। की नहीं नहीं अगर नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं एसी है। की टेक्नोलॉजी नहीं एक होती सेकंड, तो सुनो सुनो सुनो, एक सर, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जनरेट ज्यादा करने डिटेल का। में नहीं जाना है। हाँ, सर एक और वो भी है कि वो स्टेप वो उसको चेंज भी कर सकते हैं एसी को डीसी में बिल्कुल अगर सही। जरूरत पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दो एक बार राकेश के लिए। यही दो पॉइंट थे। सबसे पहली बात, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है, और दूसरी बात, इसको हम ट्रांसफार्मर का यूज करके इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप करवा देंगे वोल्टेज को, और अगर वोल्टेज को कम करवाना तो स्टेप डाउन करवा देंगे। मोस्टली हम स्टेप अप करवाते हैं, राइट? अगर तुम्हें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करवाना है तो कितना अच्छा हाँ है सर। ट्रांसफार्मर। तो दो पॉइंट मैंने क्या बोले हैं फिर यहाँ पे? सिद्धांत, सिद्धांत ज्यादा वैसे नहीं सोचना है प्रैक्टिकली। आई नो प्रैक्टिकली सोचना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को ये पसंद नहीं है तरीका, ठीक है? तो बिल्कुल सर आपको, आप कॉलेज में लेवल में जाओगे, और आप तो दिल्ली से ही हो, तो आपके चांस ज्यादा है अच्छे खासे, एनएससीटी या डीटीयू आपका वेट कर रहा है। लेकिन अभी नहीं, वो तभी जा पाओगे जब तुम यहाँ पे टेक्स्ट बुक की नॉलेज लिखोगे। तो मैंने क्या बोला, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, और इसे हम हाई से लो, लो से हाई ट्रांसफार्मर का यूज करके कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज ई नॉट। एसी के अंदर जो पीक वैल्यू होती है, तुम्हें पता है, सॉरी टेढ़ा क्यों हो गया, बदतमीज। हाँ, ये हमारे पास ऐसी एक लाइन है, और ये इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? ई नॉट बोलते हैं। यस सर। तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम ई नॉट बोलते हैं, तो जरा बताओ, ये बोल रहा है कि ये ईएमएफ का पीक दे रखा है। अब ये तुमसे पूछ रहा है इसका आरएमएस क्या होगा, व्हाट इज द आरएमएस ऑफ दिस, एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस। तो एवरेज और ई आरएमएस तुम्हें नॉट बताना। बाय ए नॉट बाई रूट 2 होगा सर। बाय रूट 2 ई नॉट इंटू रूट टू या डिवाइड बाई रूट टू? डिवाइड बाई 2। डिवाइड। लॉक कर दें? अच्छा हाँ सर। वहां पे अगर तुम्हें कुछ याद हो तो मैंने डेरिवेशन में जो इतनी बड़ी सी डेरिवेशन करी थी, तो ई आरएमएस क्या निकल के आया था? किसी को याद है? ई नॉट बाय रूट टू निकल के आया था, और यस इसको सर। हमने डिजिट में भी लिखा था, याद है किसी को? 0.707। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो रूट टू भी लिख सकते हो 1 बाय, और 0.707 भी लिख सकते हो इनटू ये, और ये ई नॉट का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई देखो, हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं ले सकते ना, तो आरएमएस एक तरह से काइंड ऑफ एवरेज बताता है, या अच्छा वाला एवरेज बताता है? अच्छा 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 वाला अच्छा बोल वाला सकते एवरेज हैं। बताता है ना। अब क्योंकि देखो एवरेज तो जीरो हो जाएगा ना। देखो ये वाला और ये वाला, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया ना। तो एवरेज, तुम्हें तुम्हें एवरेज होने के बावजूद भी एवरेज नहीं मिलता, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग टाइप का एवरेज निकालते हैं, और वो हमेशा तुम्हें एकदम एक्यूरेट वैल्यू भी देता है। इसी का नाम क्या है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर, हाँ बस बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ। वेलोसिटी तो अलग होता है ना वहां पे। ठीक है भाई, याद रहेगा एवरीबॉडी?
यस इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पूछूं प्यारे प्यारे अलग बच्चों से, एक सेकेंड, अरे यार बच्चे तो यार अभी तो सुकृति आई थी यार, अच्छा है ठीक है ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नॉट, तो अगर मैं आई आर एम एस पूछूंगा तो फिर सुकृति ये कितना हो जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे ये क्या है, ये ई आर एम एस था, ये का मतलब वोल्टेज, तो वैसे करंट का करेंगे तो करंट का कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा ना, जैसे ये ई यस नॉट सर का है तो ऐसे यहाँ पे इसका हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, सिंपल। और एवरेज कितना होता है, 0 होता है, इसलिए सर वो फुल आरएमएस के लिए दिखाता है। 0 होता है फुल के और लिए हाफ 0, हाँ, और हाफ हाफ के के लिए लिए वो 2/5 ठीक है, 0.637 वो सब ठीक है, वो तुम याद कर लेना, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में बेसिकली वो फुल के लिए ही पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है एवरीबडी। तो फुल के लिए हमेशा यस सर कितना आएगा, एवरेज के लिए 0 लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है तुम लोगों को, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तरफदार है क्लास के अंदर, ठीक है। सर एक बार फिर से बताना, एवरेज वो ना साउंड हाँ 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 ऐसे से आ गया था, भाई, break अगर अल्टरनेटिंग करंट होता है ना ऐसे, तो एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पूरी साइकिल के लिए 0 हो गया ना, यस सर। ऊपर का पॉजिटिव नीचे का, तो अच्छा इसलिए एवरेज 0 माना जाता है। एक तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, I इज इक्वल टू 12 cos 300 t एम्पियर, इतनी ये इक्वेशन है तुम्हें, तो बोल रहा है इसी को देख, ये इक्वेशन है क्योंकि तुम्हें पता है जो भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे करके हो रहा है ना, तो कांस्टेंट तो ये है ही नहीं अल्टरनेटिंग करंट, तो ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन होगी, तो ये इसकी इक्वेशन दे रखी है cos ओमेगा t, cos के ग्राफ से चल रहा है मान लो ये, तो तुमसे पूछ रहा है इसी का आई आर एम एस निकालो, तो इसका आई आर एम एस कैसे निकलेगा जरा बताना प्यारे प्यारे बच्चों, इसका आई आर एम एस कैसे निकालोगे, इसका आई आर एम एस निकालना है, अबे बहुत इजी है, अभी तो निकाला तुमने, 12 सर बाय आई रूट नॉट 2 को कर देंगे 12/√2 वेरी गुड, जो जो यहाँ पर होता है वही तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो सबसे आगे होता है, आई इज यस इक्वल सर टू आई, बेसिक इक्वेशन याद करो, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 300, राइट, बेसिक इक्वेशन के यस साथ सर कंपेयर करो ना, श्रेया तुम सब भूल गई हो ना, नहीं आई इज इक्वल टू आई, अरे वाह क्या बात है, तुरंत एकदम जवाब आया, तो ये आई नॉट के साथ कंपेयर करोगी तो ये 12 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12/√2, ठीक है, बस यही आरएमएस निकल जाएगा। इसी में पूछ रहा है कि अच्छा इसी का आई एवरेज निकालो, देखो कितना पागल बनाया गया है, इक्वेशन क्यों दी तुमने बेफालतू की, क्या आई आरएमएस का इस इक्वेशन से कोई रिलेशन है, सॉरी सॉरी आई एवरेज का, नहीं 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 आई सर एवरेज तो हमें सब पहले से ही पता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं हाँ है ओमेगा का यूज करे करना है कुछ, 12 × 300 ऐसे निकलता है, कुछ भी कर रहे हैं भाई, श्रेया ऐसा कुछ भी, नहीं कोई करना है कोई रूल ही नहीं है, एकदम सारे ओके कॉन्सेप्ट हिला दिए, ठीक है, बस तुम अब इस बहाने का ये बहाना लेके दूसरे बात मत करो, बहाना चाहिए बस बेफालतू का बात करने का, तो ये आई एवरेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि तुम्हें ना एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, वैसे मुझे बच्चे बड़े खुश नजर लग रहे हैं जब से ये डेट आई है कि तुम्हारा पोस्टपोन्ड हो गया है, एकदम फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा इतिहास का पहला ऐसा बैच है ये जिसको इतना टाइम मिल गया बोर्ड प्रिपरेशन का, और अब भी नंबर नहीं आया ना तुम लोगों के, तो सच बता रहा हूँ बात बोर्ड मत क्या करना होता 3 है साल तक किसी कल से का भी, करवा वही के सर, ये प्रॉब्लम हो गया ना, अब तो नंबर लाना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके तो लेकिन वैसे भी आ जाते हैं। अबे तू चुप कर। बहुत सही कभी बोला कभी था तो श्रेया, तारीफ ना करती फिर है यार हाँ ठीक है अरे इसके ये अगर इसका अभी हो जाए ना पेपर तब भी आ जाएंगे, श्रेया क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं, इसके तो कल भी आ जाएंगे बोर्ड में। बिल्कुल सही है कुछ भी हो। अच्छा देखो ये मेरे पास IRMS निकालना है, तो तरफदार मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम, यस सर। हाँ, तो ये IRMS जब निकालना है तो अच्छा एक सेकंड यार, पहले तो हाँ जो बच्चों ने, आज मैंने तारीफ नहीं करी ज्यादा, लेकिन दीक्षा कृति और तरफदार का पेपर सच में वो काफी अच्छा था, एक बार जोरदार तालियां बजा दो सब लोग, जोरदार। और इस टेस्ट के अंदर 2-3 बच्चों का तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड शाबाश, ये कौन है विधानसभा का सत्र ला रहा है, बिल्कुल अच्छा लगा हमें सुन के, तो एक सेकेंड, दीक्षा ने बहुत अच्छा, दीक्षा और कृति का तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही था, लेकिन दोनों ने गलती पता कहाँ पे करी, वो बताने में मत किसका बताओ सर मत बताओ ठीक है बताओ बताओ। अरे वो जो डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम बताने में, एक ने लिख दिया सॉलिड इन गैस, एक ने इतनी क्या क्या लिख दिया है, कोई बात नहीं चलो, तरफदार ने भी अच्छा लिखा पेपर, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हुई है, ठीक है, रितेश ने भी ठीक ठाक किया, राइटिंग का थोड़ा गंदा था बट ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक थी,
अक्षत का बहुत अच्छा था पेपर। मैंने कोशिश भी करी थी कि अक्षत की कुछ गलतियां निकलें, मतलब वैसे तो मैं निकालता नहीं हूँ, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि एक आंसर मिला मिला के, तो मुझे अक्षत का जो मतलब जो आंसर थे वो काफी एकदम एक्यूरेट मिले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। अक्षत है क्लास में? नहीं है, चलो ऐसे बच्चे प्रेजेंट ही नहीं रहते, पहली बार तो मैं तारीफ करता हूँ। ठीक है, इशिका नहीं है, इशिका भी ठीक था, श्रेया का भी अच्छा था, बाकी प्रियांशु का भी अच्छा था, चलो ठीक है, मनलाल का भी अच्छा था, चलो मनलाल का भी पेंसिल काफी से अच्छा लिख के है। आई थी ना। मैंने वो कार्ड दिया, मैंने कहा मैं नंबर नहीं दूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पास एक 2 है, ये -2 है, ठीक है, तो इसका मतलब एक ये 2 वैल्यू है, ये भी एक 2 वैल्यू, और एक मेरे पास -2 की वैल्यू है, राइट। तो ये 2 -2 और 2 है। तो बताना जरा ये IRMS कैसे निकलेगा फिर, कोई बता सकता है? 2/√2। कैसी बातें कर रही हूँ? अब ये तो मैं तो वैल्यूज दे रखी है ना, 2/√2 कैसे निकल जाएगा? 3 वैल्यूज दे रखी है तुम्हें। अब IRMS अब कैसे निकालना चाहिए जब तुम्हें 2 वैल्यूज दे रखी हैं? तो एक जब वो वैल्यू पीक होती है। वैल्यू होगी ना 2 तो। हाँ, तो जब ऐसी 3-4 वैल्यू दी होती है तो ऐसे रूट टू थोड़ी करोगे, फिर तो IRMS तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, जैसे सच में IRMS निकालते हैं। याद आया? स्क्वायर, फिर मीन, और फिर रूट, हाँ रियलिटी। हाँ। भाई अब तुम्हें वैल्यूज दे रखी है ना, I1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ एक बार? सर 2 टू, है। 2 I2 की वैल्यू कितनी है? -2, और I3 की वैल्यू कितनी है? 2। 2। 2 वैसे मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 2 ही तो हुआ। तो इसका मतलब तुम लोगों को पता है कि हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 4। फिर हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, तो मीन कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3। मीन ऐसे तो लेते हैं, और फिर क्या कर देंगे हम, अंडर रूट लगा देंगे। तो यही आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर जरा बताना एक बार? 2। 2 ही अरे तो वाह, आएगा सर। अच्छा 8 और ये 12 12, ओके ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस सर। अरे भाई 4 आ गया ना, 4 का रूट लोगे तो 2 ही तो बचा। कुछ बच्चे कहते यस। हैं कि हमने तो पहले ही बोला था 2 आएगा, ऐसा नहीं मैं है। तो बोल ही रही थी। तुम तो 2/√2 बोल ली थी, ठीक हाँ है। तो फिर 2 इनटू कर बाय दो ना। ठीक है चलो, तो ये हमारे पास इस तरीके से करके दिखाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है सारे बच्चे। जब तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यू दी जाएंगी तो तुम्हें सच में करके दिखाना होता है, ठीक है। बच्चों को समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अनन्या, सर। अभिषेक, दिव्यांश, तरफदार, सुकृति, जब भी तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यू दी जाएंगी तो तुम्हें ऐसे करके दिखाना होता है। अच्छा, जब भी हम LCR सर्किट लेते हैं तो LCR सर्किट में मान लो अगर तुम्हें एक VR दिया है, एक VL दिया है, मतलब ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो LCR सर्किट में कौन से ये दो पोटेंशियल आपस में इक्वल रहते हैं? जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। एल और L, VC। अगर तुम्हारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है और रेजिस्टिव सर्किट में भी वो LCR सर्किट है, तो दो वोल्टेज इक्वल रहते हैं। वो दो वोल्टेज इक्वल कौन कौन से रहते हैं, याद करो जरा, सोचो। अरे VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा ना यार, बोला तो हाँ सर। ठीक है। VL इज इक्वल टू VC, तभी तो मेरे पास जब तुम करते थे वहां पे ये भी तो करते थे, XL इज इक्वल टू XC। एक्सेल इक्वल टू यस एक्सी। सर। XL इज इक्वल टू XC वही। कब होगा? जब ये वाला I XL हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR होता है। ये XL का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है ना एक तरह से इनका, इंडक्टर कैप इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऐसी इसका क्या होता है, I इंटू में XC। ये क्या होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। तो ये इसका रुकावट है। तो I से I कट जाता है तो यही तो बनता था XL इज इक्वल टू XC। हाँ सर। यस सर। अच्छा एक सेकेंड, सिद्धांत तुमने पढ़ लिया ये वाला चैप्टर AC? वेरी गुड। तो ये एक्सेल कितना होता है, एक्सेल जो होता है मेरे पास, ओमेगा एल या ओमेगा 1/ओमेगा C? ओमेगा एल। ओमेगा एल। और XC कितना होता है, 1/ओमेगा C। तो ये जिस तरीके से रेजिस्टेंस के अंदर R होता है, उसी तरीके से इंडक्टर के अंदर जो रुकावट होती है उसे एक्सेल बोलते हैं, मतलब XC, जैसे एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये याद करना है सब लोगों को। ये तो यार बहुत बार तुम्हें बताया था, मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो बाकी किसी को है तो मेरे से पूछो अभी राइट नाउ। दिव्यांश याद है कुछ? सुकृति, अनन्या, अगर इंडक्टर कॉइल होती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, उसकी जो रुकावट लेके चलते हैं, उसको हम एक्सेल बोलते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई कैपेसिटर होता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, एक्सी लेके चलते हैं। और एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा C। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है सब लोगों को। अभिषेक याद है तुम्हें? एक तो बच्चे एब्सेंट इतने हैं, प्रियांशु नहीं है, अक्षत नहीं है, पता नहीं क्या एंजॉय कर रहे हैं बताओ।
कह रहा है इन द LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर वुड बी, क्या होगा पावर फैक्टर? cos y होता था ना cos phi तो cos होता ही है, लेकिन cos phi की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये तो वैसे भी हट चुका है, फिर भी तुम बताओ। याद नहीं करा ना, फिर हट कह रहा चुका है है। शट अप, in the series LCR circuit what is the value of the power factor? वो r by z करके फिर 1 by वन आया था r ना, वन आया था, into क्योंकि वहां पे z कितना हो गया था, z भी तो r ही बन गया था, याद करो जो करा था LCR यस सर, सर्किट। तो यस ये सर, तो r by r ही तो बन गया था, तो r by r से कट के 1 ही तो आया था cos phi पावर फैक्टर। यस एक सर। बार नोट्स खोलो अपने, सारी चीजें गायब हो गई हैं तुम लोगों के दिमाग से। सर ये पावर तो फैक्टर, रेजोनेंस की कंडीशन है ना, ये सब तो। हाँ तो एक सेकंड मैं तो LCR सर्किट के लिए ले रहा हूँ, तो LCR सर्किट में भी एक सेकंड, इसमें सिंपल सा बोला है ना, सीरीज LCR सर्किट VL इज इक्वल टू VC होता है, तुमको पता ही तो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो बस हमने लगा दिया cos इक्वल टू 1 ही तो आएगा वहां पे। अगर तुम LCR सर्किट जब भी करती हो, तो LCR सर्किट जो तुम्हारे सिलेबस में है वहां पे cos phi इज इक्वल टू 1 ही था, चेक करो एक बार नोट्स के अंदर, यस ठीक है। अब अगर मान लो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया हो, मान लो अगर मैंने बोला तुमको कि द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.5, मैं ही दे रहा हूं तुम्हें 0.5 पावर फैक्टर, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, बताना जरा फेज डिफरेंस कितना रहा होगा उसका। फेज डिफरेंस का मतलब थीटा, जो cos थीटा तुम बोलते हो, cos थीटा इज इक्वल टू 0.5 करके थीटा निकालना निकाला। जरा, हाँ तो निकालना जरा मैम एक बार। 5/6 5 5 बाई by मतलब 6, 6 60 डिग्री। 5 बाई 60 5 डिग्री सर। 60, 5/6 सॉरी सर। तो पाई बाई 6 तो 30 होता है सर, हाँ और वो कह सर, रही है, और वो कह रही है 30, नहीं नहीं सॉरी सर 60 वो, डिग्री होता है 5/3। अच्छा तो अब तुमने सही बोला ना, पाई बाई 3, हाँ सर, ठीक है। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, मेरे कितना दे रखा है 0.5, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 कब होता है जरा बताना। cos 60 पे। व्हाट? π/3 पे। वही cos 60। एक सेकंड, द पावर फैक्टर ऑफ 0.5, मैथ्स बहुत इजी है ना। चुप हो जाओ तुम लोग। ओ भाई। एक सेकंड, तुमने ये कैसे करा, तुमने थीटा कैसे निकाला, तो 0.5 है, 0.5 का सर मतलब, हाँ 1/2 लिख लिया ना 1/2 उसको। ले लेंगे सर। हाँ तो 60 डिग्री पे होता है ना 1/2 cos। अच्छा ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो तुम इस मैथ्स। तरीके से, ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 ऐसे उल्टा कर रहे हो ना, ठीक है। एक्चुअली मैं मेरे एकदम से मैंने गलती से सोच लिया कि 90 पे होता है, 1/2 से मैं स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, ज्यादा बदतमीजी मत करो। मैथ्स। तो ये हमारे पास क्या है 1/2 है, तो इसका मतलब 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास 0.5 को मतलब 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे cos 60, और cos 60 को अगर तुम्हें रेडियन में करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास π/3, ठीक है, 60 है ना, तो ये मेरे पास cos से cos अगर तुम कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आ गया, मतलब फेज π/3, ठीक है। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे लिखते नहीं है, तुम्हें पाई में ही बताना होता है, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, नो सर। ठीक है। तो ये 0.5 है, हाफ है, और तुम लोगों को पता ही होगा कि cos 60 पे हाफ होती है वैल्यू, तो इसलिए मैंने cos π/3 उसे लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, श्रेया बताएगी, कह रहा है, और ये मैथ हम नहीं पढ़ी है, ठीक है, टाइम हो गया है बेशक बहुत, लेकिन याद है कुछ चीजें, ऐसा भी नहीं है कि अभी। घूमर हो गई। तो ये मेरे पास 314T है, और ये मेरे पास एक वोल्टेज दे रखी है 50 sin 314T प्लस का π/2, और ये मेरे पास V दे रखा है। अच्छा कोई इसको देख के मुझे बता सकता है कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, हाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वो भी कितना फेज से लीड कर रहा है, वो 90 डिग्री। 90 डिग्री से लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है, देखो थीटा होता है ना, तो ये तो ओमेगा टी हो गया, ओमेगा टी प्लस जीरो, ये है ओमेगा टी प्लस का π/2, तो इसका मतलब अगर ग्राफ भी अगर देखा जाए तो इसका मतलब वोल्टेज हमारा यहाँ पे मिलेगा और करंट हमारा यहाँ पे है। अगर तुम ऐसे नहीं दिखाना चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हो, मान लो अगर ये मेरे पास करंट है तो ये वाला वोल्टेज होगा, ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है ना भाई, ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, अरे तुम्हारी हाँ मर्जी है ना सर। वो तो, ठीक है। तो ये तुम्हें दे रखा है, कह रहा है कि नाउ यू हैव टू टेल
व्हाट इज द पावर डेसिपेशन ऑफ द सर्किट। तो तुमसे पावर डेसिपेशन पूछ रहा है। पावर डेसिपेशन ऑफ द सर्किट अब कैसे निकलेगा? वो बताओ। हाफ IRMS इंटू VRMS करते हैं ना, शायद ये फॉर्मूला है। हाँ, और cos थीटा भी तो लगाते हैं मैम। हाँ हाँ, cos थीटा भी। cos थीटा लगाओगे, देखना यहाँ पे, और थीटा होता है फेज डिफरेंस, तो cos 90 लगाएंगे, हाँ, यस और cos 90 कितना होता है? 0 तो इसका मतलब पूरा का पूरा पावर डेसिपेशन कितना हो जाएगा? 0। तो भाई तो पूरा जीरो ही सर हो ये गया। तो वैसे भी इंडक्टिव है तो पहले ही हमें पता था जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो पावर डेसिपेशन हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक चीज मैंने बताई थी कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, तो ये वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है भाई, सब लोगों को याद रहेगा। और कैपेसिटर वाली कैपेसिटिव सर्किट होती है, तो वहां पे कौन लीड करता है? करंट। करंट वहां पे लीड करता है, और वोल्टेज वहां पे लैग करता है। ये चीजें ध्यान रखनी है वहां पे उस टाइम पे। जब एक बार रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है, एक बार प्लीज जा जाके देखना थोड़ा सा टाइम को। कुछ लोग इतने आलसी हैं, कहते हैं अरे नहीं हम नहीं देखेंगे, बहुत बोरिंग लगता है दोबारा देखना। भाई देखो उसे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कैपेसिटर जो होता है, सबसे पहले बताओ क्या कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी एंड अलाउज द एसी, क्या ये बात सही है? एक कैपेसिटर यस जो सर। होता है वो डीसी को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन एसी को अलाउ करता है। ऐसा क्यों? डीसी को ब्लॉक क्यों कर देता है और एसी को अलाउ क्यों करता है कैपेसिटर? इसका टेक्निकल रीजन बताओ जो तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। एनीबडी? मतलब डीसी के अंदर कोई करंट नहीं मिलता है। अच्छा, अगर डीसी के अंदर करंट नहीं मिलता है तो पक्की बात है ना कि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता होगा। अगर कैपेसिटर की बात चल रही है और तो डीसी को अलाउ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो इसका जो कैपेसिटर का क्या होता है? एक्सी होता है ना, रुकावट। यस सर। और एक्सी को हमने कैसे बोलते हैं? एक्सी का मतलब 1/ओमेगा c 1 याद बाय है? ओमेगा सी। अच्छा, ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। 2 पाई बाई टी होता है ना, तो 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू सी हो जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, अब जरा बताना, ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी है, क्या डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी है? नहीं। नहीं तो सर। तो तो जब डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो। और समथिंग डिवाइड बाय जीरो, ये कितना हो जाएगा? नॉट इन्फिनिट। डिफाइंड। नॉट इन्फिनिट। डिफाइंड। इन्फिनिट हो नॉट जाता है। डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है क्या? हाँ मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सी मेरे एक तरह से मान लो ना कि बहुत ही ज्यादा है। तो जब एक्सी ही तुम्हारा बहुत ज्यादा है, तो क्या कोई करंट आएगा फिर? नहीं सर। नहीं। एक्सी तुम्हारा इतना वो हो गया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्सी इतना ज्यादा है तो करंट आने के चांस यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक। यस सर। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कुछ होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी जब उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर इसलिए एक्सी मेरे पास क्या माना जाएगा? पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट, और इसलिए कोई करंट उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन एसी में होता है, तो इसलिए वो करंट को अलाउ करता है। यहाँ तक कोई भी बच्चा, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। तरफदार, कोई भी डाउट है यहाँ तक अभी तक जितना बताया? नो सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या वो, जो स्टेप डाउन का मतलब वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर रहा होगा, राइट? तो हाई वोल्टेज से अगर वो लो वोल्टेज कर रहा है, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ वायोलेशन कर रहा है? ऐसा है क्या कुछ? नहीं करता है। नहीं करता है सर। क्यों? रीजन तो बताओ इसका फिर। ऐसा क्यों नहीं करता? जब वो वोल्टेज को कम कर रहा है, तो वोल्टेज कम करने से तो भाई वायलेट लग करना रहा तो है। नहीं चाहिए, मतलब होता होता तो नहीं। मैं रीजन सोच रहा हूँ क्या। सोचो सोचो, याद करो, मैंने एक डेरिवेशन करवाई थी तुम्हें कि एक चीज सेम रखता है। बताओ क्या? देखो, वो पावर सेम रखता है, ठीक है। तो जब वो पावर सेम रख रहा है, तो एनर्जी के साथ भी कोई वायोलेशन वो नहीं कर रहा है। पावर का मतलब क्या होता है? वीआई होता है। तो इसका मतलब यस सर। अगर वो वोल्टेज को कम कर रहा है, तो फिर वो क्या चीज को बढ़ा रहा होगा? करंट करंट। को। करंट को बढ़ा करंट। रहा है। तो इसका मतलब कोई वायलेशन थोड़ी हुआ। ये तो एक तरह से वही वाली बात हो गई ना कि दो चीजें मिलकर एक चीज बनाए, तो अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, दूसरा कम है तो एक ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से सोच लो। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो दो हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ ही है, एक हस्बैंड वाइफ ही है। लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की सैलरी टोटल, जो टोटल इनकम है वो सेम है। क्यों? जब हस्बैंड ज्यादा कमा रहे तो वाइफ कम कमा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? वाइफ ज्यादा कमा रही है तो अब हस्बैंड को चोट लग गई है, तो वो नहीं कमा रहा। तो मतलब लेकिन उतना ही मेंटेन रखा हुआ है। इस तरीके से सोच के चलना है, ठीक है।
तो ये इक्वल ही है, बस चेंज हो जाता है उसमें, तो कोई वायलेशन नहीं है ऐसा। ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैन एवर द आरएमएस वैल्यू बी इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ द एसी? क्या कभी आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती हैं? शायद नहीं। नो सर। कभी नहीं हो सकती। RMS, can ever the RMS value be equal to the peak value of the AC? सोचो, क्योंकि √2 से तो वो हमेशा ही डिवाइड रहती है और ये काइंड ऑफ एवरेज देती है। क्वेश्चन तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो मेरे पास पीक वैल्यू है, और क्या तुम्हारा RMS भी पीक का भी दे सकता है? क्या रीजन होना चाहिए इसका? कोई बताएगा यहाँ पे? वो हाइपोथेटिकल चीज है। क्या हाइपोथेटिकल चीज है? क्या आरएमएस RMS कोई हाइपोथेटिकल नहीं है भाई। है। भाई तुम क्या ये सब हाइपोथेटिकल लग रहा है क्या तुम्हें? ये सब ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं पूरे घरों में, वो सब RMS के बलबूते पे ही तो करते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी सप्लाई की जा रही है, तब सब पर कुछ वो RMS। पूरी एक्यूरेट में ना होती है। तो उसे हाइपोथेटिकल भी तो नहीं बोल पाओगे। अगर कोई तुम्हारे आ, तुम्हारे मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, अगर तुम उसका मार्क्स एवरेज बता दो, तो क्या मैं ये बोल दूंगा ये तुम्हारा हाइपोथेटिकल रिजल्ट है? नहीं ना। तो हाइपोथेटिकल का मतलब तो बिल्कुल ही ऐसा होता है ना, इमेजिनरी। हाँ तो बताओ भाई दीक्षा, तुम्हें क्या लगता है? दीक्षा, कृति, सर श्रेया, हो तुम्हें तो सकता है शायद, अब कंडीशन। सोच रही हूँ सर। बिल्कुल। सर लेकिन तरफदार। वो हमेशा ही √2 से डिवाइड होगा, हाँ हाँ तो बिल्कुल होगा। तो वो होना तो नहीं चाहिए। देखो, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ना एक ना हमारे पास ना एक ऐसी वेव होती है, ये एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लग रहा है। ठीक है, एक ना मेरे पास होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। ठीक है, तो एक स्क्वायर वेव इस तरीके से चलती है, कुछ कुछ मतलब वो इस टाइप से नहीं है। तो एक स्क्वायर वेव होती है जो इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे जो RMS आता है ना, वो बराबर हो सकता है। तो इसके लिए सारे बच्चे स्टार पॉइंट डाल के लिख लें कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब वो कैसे चल रही हो, स्क्वायर वेव के फॉर्म में चल रही हो। तो सारे बच्चे लिख लें, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, बट ओनली व्हेन AC इज अ स्क्वायर वेव। ठीक है, वैसे तो ये कभी आएगा नहीं, बट स्टिल तुम लोगों को थोड़ा सा थॉट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे हमेशा √2 हो जाएगा। तो एवरेज वैसे भी ज्यादा कभी हाई से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब बराबर भी थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो क्या हो, स्क्वायर वेव हो। तो बस एक टॉपिक ये छोटा सा याद रखना, स्क्वायर वेव। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यस ये हाँ ये सर। चीजें याद रखनी है। ठीक है, स्क्वायर वेव वाला टॉपिक बस थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये सब तो वैसे मैंने LCR का बता ही दिया था। अच्छा जरा बताना एक बार, अगर मेरे पास एक LCR सर्किट है तो LCR के अंदर तीनों चीजें होती हैं, तो अगर तीनों ही चीजें हैं तो वहां पे तुम I कैसे निकालते थे, टोटल ओवरऑल सर्किट का करंट? सोचो, टोटल सर्किट का करंट I कैसे निकलता है? सोचो सोचो भाई। सर V V बाय, अपॉन Z। वेरी गुड। या V बोलो या E बोल सकता हूँ, V की जगह पे V यस बोलो सर। या E। ठीक है, और ये टोटल क्या बोलोगे, Z। इस Z का क्या नाम था, याद करो? इम्पीडेंस। इम्पिडेंस। इम्पीडेंस, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये इम्पीडेंस का भी तो अपने आप में एक फॉर्मूला था, याद हाँ करो। सर। वो आर रूट R स्क्वायर प्लस प्लस R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में। XL माइनस XC वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती। हाँ, XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। राइट। और इस जब रेजोनेंस वाली कंडीशन हमने लगाई थी, याद है किसी को? XL इज इक्वल टू XC भी हो गया था। हाँ सर। तो फिर वो यस सर। V मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो गया था, R ही हो गया था। आर। R। तो R से R कट के वो 1 आ गया था, जो भी दीक्षा बोल भी रही थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। वैसे ये ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या होता है कृति? ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन, और ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल चीज पूछ ली मैंने, बट स्टिल। वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर सकता है और वाइस वर्सा। और वो एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस तक। नहीं नहीं, लो से मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन, बस सिंपल, बात खत्म। ठीक है, बस ना। हाँ हाँ ठीक। Yes, sir. हाँ तो ये चीजें। अच्छा एक मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, अगर याद हो, कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी फैक्टर? कोई बता सकता है ये क्वालिटी फैक्टर क्या था उस टाइम पे जो मैंने बताया था? किसी को उसका याद? शार्पनेस, वो
क्या बोलते हैं उसको, वो बैंडविड्थ लेते थे जिसमें रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, देखो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर होता है तुम लोगों को पता होगा कि ये किस तरीके से मेरे पास है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है, तो ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये टोटल बच्चे हो गए। लेकिन हाईली परफॉर्मिंग एसेट, हाईली परफॉर्मिंग स्टूडेंट कौन है? सिर्फ ये वाला है ना, ये हाईएस्ट वाला। तो हमने Yes, क्वालिटी फैक्टर को क्या बोला था? ये हाईएस्ट वाला, ठीक है, और डिवाइड बाय ये पूरा बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर माना जाता है। और ये क्वालिटी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? मतलब यही तो क्वालिटी हुई क्लास की कि हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा एल अपॉन में आर, ठीक है। ये चीज भी याद yes, रखना। sir. तो क्वालिटी फैक्टर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इंडक्टर के लिए देख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कैपेसिटर का, इंडक्टर का देख लो या फिर कैपेसिटर का देख लो, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्वालिटी फैक्टर एक तरह से या तो VL या फिर इस तरीके से देखो, Q इज इक्वल टू VL 1/r और VC अंडर रूट अपॉन में, L/C। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, VR। तो ये चीज भी क्वालिटी फैक्टर होता है हमारे पास, तो काफी है इसके। तो क्वालिटी फैक्टर पे सब लोग मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोगों को ध्यान रखना है। क्वालिटी फैक्टर एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो बाकी क्या वो भी आ रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ रहा है क्या इस बार? नहीं सर, नहीं, अच्छा, नहीं आ रहा है, तुम तो कह इस रहे थे वाले उस में दिन। नहीं आ रहा है, इस वाले टेस्ट में। अच्छा, फिजिक्स का जो वाला आ रहा है PPT 02, यस सर। ठीक है। चलो, तो उसमें सिर्फ यही आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म आ रहे हैं दोनों। बीच वाले चैप्टर में तो कुछ वही है, बस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट, डिप, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पढ़ा है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस तो सर। उसी पे से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अभी भी काफी क्वेश्चंस करवाने हैं, तुम भी ट्राई करो। मैं एक काइंड ऑफ असाइनमेंट भी भेजूंगा, ठीक है। तो वो भी ट्राई करना। P ब्लॉक का तो तुम लोगों ने कुछ करा ही नहीं है, मैं ही करवा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है इस बार, फिजिक्स में किसी का भी कम नहीं रहने चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला, AC वाला, और EMI वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। नोट्स खोलो, रिकॉर्डिंग देखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सबको। और मोस्टली थियोरटिकल भी है, ठीक है। म्यू एन आई कितना सिंपल है बताओ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, और साइक्लोट्रॉन तो शायद कट गया है इस बार, शायद सुना है मैंने। हाँ सर, यस लेकिन सर। सर्कुलर मोशन तो वही करना पड़ेगा, वहां पे भी आ सकता है। साइक्लोट्रॉन का नाम मत लेना, लेकिन वो सब कुछ है सिलेबस में, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स कितना इजी है बताओ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। QE प्लस बी QV, क्यू को लिया कॉमन। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे इंटरेस्टिंग होता है पार्ट, और बच्चों इसी बलबूते पे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो इन 3 चैप्टर में कोई भी कोताही नहीं तुम्हें बतरनी है, बतरनी बोलते हैं क्या, बरतनी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये मेरे पास है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। बीच में मैग्नेटिज्म का जो छोटा सा चैप्टर है वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो ये 3 चैप्टर के अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक और है। सर आप पेपर तो डिस्कस कर ही दोगे एग्जाम के एक दिन पहले। वो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ अभी नहीं नहीं है। बताना था ना ऐसा यार। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वैसे कब है पेपर? अच्छा, अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो चलो हाँ सर, डेट और हम, शिफ्ट कर देना। ठीक है, हाँ गैप दे देंगे अच्छा खासा, सर उसके ताकि हिसाब से तो भी 8 को था ना। अभी वैसे 8 को होना था, यस हाँ सर। ठीक है। अब मे बी 15 के बाद हो, ठीक है। चलो अच्छी बात यस है, सर। लेकिन तुम्हें अब अरे देखो, हम थोड़ा सा 1-2 क्लास और लेते हैं 3 चैप्टर के ऊपर, उसके बाद हम डायरेक्टली फिर आ जाते हैं अपने वेव टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैंने वादा किया था कुछ, वैसे तो वादा मैं निभा चुका हूँ, यस सर। लेकिन फिर भी अब हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रॉपरली फिर से नए वे यस में। सर। चलो हाँ आज सर। के लिए इतना ही करते हैं, न्यू ईयर एंजॉय करो और पढ़ाई भी करते रहो। थैंक यू सर।